आज दिनांक 19/2/2022 को संकल्प IAS कोचिंग चैनल रघुवर प्रसाद की तरफ से भारतीय संविधान की विशेषता जो है 16 जो होती है वह उसका जो है भारतीय संविधान की विशेषता है त्रिस्तरीय सरकार के विषय में मैं बता रहा हूं। त्रिस्तरीय सरकार, त्रिस्तरीय सरकार, त्रिस्तरीय सरकार के विषय में आज मैं आपके समक्ष कुछ तथ्य प्रस्तुत करूंगा। इस तथ्य को अवलोकन करने वाले, पढ़ने वाले, समझने वाले, बुझने वाले और जो हमारे IAS के तैयारी में जुटे हैं उन बच्चों को मेरे तरफ से स्वागत है। आइए, भारतीय संविधान की विशेषता में एक त्रिस्तरीय सरकार है, 3 लेवल गवर्नमेंट। 3 लेवल गवर्नमेंट क्या है, इसके यह भी भारत के संविधान की एक विशेषता है। तो आइए 3 लेवल गवर्नमेंट क्या है, 3 लेवल गवर्नमेंट के विषय में हम लोग जानना है। मूल रूप से अन्य संघीय संविधानों, मूल रूप से अन्य संघीय संविधानों की तरह भारतीय संविधान में 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था, 2 लेवल गवर्नमेंट, 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था, 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था। एक है केंद्र और दूसरा है राज्य। एक है केंद्र, दूसरा है राज्य। और संगठन के संबंध में प्रावधान तथा केंद्र राज्यों की शक्तियां, प्रावधान तथा केंद्र व राज्यों की शक्तियां तथा केंद्र व राज्यों की शक्तियां अंतर्विष्ट है। बाद में 1992 की तिथि याद करिएगा। 1992 में 73वां और 74वां याद रखिएगा, यही सवाल पूछा जाता है। 73वां 74वां संविधान संशोधन 73वें 74वें संविधान संशोधन के 3 स्थानीय सरकार का प्रावधान किया गया। स्थानीय सरकार का प्रावधान किया गया है। प्रावधान किया गया है। 3 स्तरीय स्थानीय सरकार का प्रावधान किया गया जो विश्व के किसी और संविधान में नहीं है। जो विश्व के किसी और संविधान में नहीं है। जो विश्व के किसी और संविधान में नहीं है।
भारतीय संविधान की एक खास विशेषता यह है कि जो मूल संविधान था, तो मूल रूप से अन्य संघीय जो जितने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है की तरह भारतीय संविधान में भी जिस तरह से और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, सभी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनों में दो लेवल की गवर्नमेंट होती है, या दो लेवल की जो है पॉलिटी होती है, राज्य व्यवस्था होती है। एक केंद्र की राज्य व्यवस्था होती है, एक राज्य की राज्य व्यवस्था होती है। और संगठन, राज्य व्यवस्था के संगठन के संबंध में प्रावधान है केंद्र और राज्यों की। तो केंद्र और राज्यों की शक्तियां अंतर्विष्ट है विश्व के सभी संविधानों में। इसका मतलब यही है कि त्रिस्तरीय सरकार के इंटरप्रिटेशन करने के बाद, इसकी विशेषता की व्याख्या करने के बाद, त्रिस्तरीय सरकार के रूप में यह बात बताना बहुत जरूरी है कि विश्व के जितने फेडरल गवर्नमेंट हैं, फेडरल गवर्नमेंट के संविधान हैं, मतलब संघीय संविधान है, उसमें केंद्र और राज्य की व्यवस्था है। और भारत में भी यही था, भारत में भी यही था कि एक केंद्र की सरकार होगी, एक राज्य की सरकार होगी। लेकिन अंबेडकर ने लचीला संविधान की एक विशेषता दी है, जो मैं आपको पढ़ा दिया था कि देश काल परिस्थिति के अनुसार संविधान में आसानी से संशोधन किए जा सकते हैं। तो जैसा देश काल परिस्थिति समय परिवर्तनशील है, तो जैसा समय आया वैसे संविधान में इतना बेहतर संविधान है भारत का, जो है बहुत आसानी से जो इसको संशोधन करके 1992 में संशोधन किया गया। दो संशोधन 1992 में, एक 73वां संविधान संशोधन, एक 74वां संविधान संशोधन। यह संविधान संशोधन के 3 स्तरीय स्थानीय सरकार का प्रावधान किया गया। संशोधन में याद रखिएगा 1992 में जो है 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन किया गया। यह संविधान संशोधन त्रिस्तरीय, 3 लेवल गवर्नमेंट, 3 लेवल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी 3 स्तरीय स्थानीय सरकार का प्रावधान किया गया, जो विश्व के किसी और संविधान में नहीं है। तो अब जान जाइए, अगर पूछ दे सवाल कि स्थानीय सरकार जो है 3 स्तरीय मतलब त्रिस्तरीय स्थानीय सरकार विश्व के कनाडा, अमेरिका और भारत और जर्मनी के संविधान में किस संविधान में है? तो आप कहिएगा तो दे दिया है, किसको मारे? चलिए अमेरिका को दे दे ए और बी। एक बनाता नहीं है कोड कि ए का ए और बी का सी और ए, और डी का मात्र ए, इस तरह का सवाल बनाता कोडिंग करके। तो कोडिंग में जब केवल भारत का देगा तो वहां आप भारत पर ही मारिएगा, किसी विश्व के संविधान में नहीं है, मतलब त्रिस्तरीय सेल्फ लोकल गवर्नमेंट नहीं है। तो यह एक सवाल हो गया। दूसरा, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछेगा, अब पूछता ही है, पूछेगा क्या जी, पूछता ही है कि पंचायती राज इतना फेमस हो गया है, त्रिस्तरीय सरकार, और 74वीं नगर की त्रिस्तरीय सरकार, पूछता ही है। क्या पूछेगा, कहां से पूछेगा? इसी पर सारे लोग काम कर रहे हैं, इस पर सभी लोग काम कर रहे हैं, कलेक्टर से लेके कमिश्नर तक, मुख्यमंत्री तक, सीएम तक, पीएम तक, इसी पर काम कर रहे हैं। तो पूछेगा क्या? खाक पूछेगा, यही पूछेगा। 73वां 74वां संविधान संशोधन में क्या लिखा हुआ है? तो 1992 में संशोधन करके 73वां 74वां संविधान संशोधन कर दिया गया। इसमें 3 स्तरीय सरकार, स्थानीय सरकार की व्यवस्था कर दिया गया, जो विश्व के किसी संविधान में नहीं है। तो आपके सवाल इसी से आएंगे कि 1992 में 73वां संविधान सब कब किया गया? 1992 में। 74वां संविधान कब किया गया? तो 1992 में। 73वां संविधान किससे है? तो पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय से। 74वां संविधान किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं के त्रिस्तरीय सरकार से। तो यही तो सरकार है, यही तो सब संशोधन है, यही तो जानकारी है, यही जानकारी रखना है, ये सबको जानना चाहिए। यहाँ तक कि जनप्रतिनिधियों को भी जानना चाहिए, जनप्रतिनिधि को भी जानना चाहिए, और इस संविधान की शाबाशी देनी चाहिए कि ये 73 और 74वां संविधान जो है नीति निर्देशक तत्व के ही अंग है। उसके अनुच्छेद 40 में लिखा हुआ है जो है पंचायती राज व्यवस्था, पंचायतों का जन्म देने का, यानी इसका जन्म नीति निर्देशक सिद्धांत के आधार पर हुआ है। आज सभी लोग नेता बन रहे हैं, वार्ड बन रहा है, पंच बन रहा है, कचहरी बन रही है, प्रमुख का चुनाव हो रहा है, पंचायत समिति बन रही है, जिला परिषद सदस्य बन रहे हैं, और जो है आपको जिला परिषद अध्यक्ष बन रहे हैं। ये किसकी देन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर की देन है, संविधान की देन है।
आज उस महापुरुष ना होते तो इन सीटों पर 50% जो महिलाओं को जो रिजर्वेशन दिया गया है वह रिजर्वेशन नहीं मिलता। इसलिए इस संविधान की विशेषता त्रिस्तरीय सरकार के रूप में इतनी फोकस मैं आपको दिया कि आज इतने ही पढ़ने की जरूरत है। 73वां 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, 1992 में हुआ और त्रिस्तरीय सरकार भारतीय संविधान की विशेषता है। इतने ही जानिए, बाद में हम चलेंगे सेल्फ लोकल गवर्नमेंट में तो पढ़ाएंगे। आइए इसके कुछ और तथ्य हैं और जान जाइए। आइए इसके कुछ और तथ्य हैं, जानिए, समझिए, बुझिए, दार्शनिक दृष्टिकोण से इसको अवलोकन करिए। आइए कुछ और तथ्य हैं इसके त्रिस्तरीय सरकार के। जो है संविधान में एक नया भाग, ये जो संशोधन किया गया संविधान में एक नया भाग, संविधान में एक नया भाग, संविधान में एक नया भाग नवे एवं नई अनुसूची एवं नई अनुसूची 11 एवं नई अनुसूची 11 जोड़कर नई अनुसूची 11 संविधान का एक नया भाग, संविधान के भाग 9 में एक नई अनुसूची 11 जोड़ा गया, जोड़कर वर्ष 1992 में, जोड़कर वर्ष 1992 में, वर्ष 1992 में 73वां संविधान संशोधन करके, 73वां संविधान संशोधन करके, संविधान संशोधन करके, 73वां संविधान संशोधन करके, 73वां संविधान संशोधन करके पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई। पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई, मान्यता प्रदान कर दी गई, पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई। इसमें एक नया भाग, इसमें एक नया भाग, इसमें एक नया भाग 9 जोड़ा, इसमें एक नया भाग 9 जोड़ा गया, इसमें एक नया भाग 9 जोड़ा गया। इसी प्रकार से 74वें संविधान, इसी प्रकार से 74वें संविधान संशोधन विधेयक, 74वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 ने एक नया भाग 9A, एक नया भाग 9A जोड़कर नया भाग 9A और अनुसूची 12 जोड़कर नगर पालिकाओं, शहरी स्थानीय सरकार, नगर पालिकाओं, शहरी स्थानीय सरकार, शहरी स्थानीय सरकारें को संवैधानिक मान्यता प्रदान की, संवैधानिक मान्यता प्रदान की।
तो ये त्रिस्तरीय सरकार भारतीय संविधान की एक अनोखी विशेषता है। विश्व के संविधान में कहीं भी त्रिस्तरीय सरकार की बात नहीं है। दो सरकार की बात है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। लेकिन संविधान में एक नवा भाग जो है संविधान के भाग 9 में जो है 11वां अनुसूची जोड़कर 73वां संविधान संशोधन करके जो है ये ग्राम पंचायतों का जो है ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्राम पंचायत के लिए स्थानीय सरकार की बात संवैधानिक मान्यता दे दिया गया। और संविधान के भाग 9A में 12वां अनुसूची जोड़ करके संविधान में 74वां संशोधन करके 1992 में एक नया भाग 9A अनुसूची 12 जोड़कर नगर पालिका यानी शहरी स्थानीय सरकारों को संवैधानिक मान्यता दे दिया गया। तो अब आप कह सकते हैं त्रिस्तरीय सरकार सरकार है और इसे संविधान के अनुसार मान्यता प्रदान कर दी गई है। तो यही है भारतीय संविधान की विशेषता में त्रिस्तरीय सरकार। तो इसको जाने। अब मैं IAS की दृष्टिकोण से प्रकाश डाल रहा हूं। इसमें सवाल आते हैं कि कौन से भाग में जो है कौन से भाग कौन से अनुसूची में जो है ग्राम पंचायत या ग्रामीण स्थानीय सरकार की व्यवस्था है। तो आप हमेशा याद रखिएगा भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुसूची 11 में ग्रामीण स्तर के लिए 1992 में 73वां संविधान संशोधन करके पंचायत को संवैधानिक मान्यता दे दिया गया है। और पूछे किस संविधान के भाग में किस अनुसूची में शहरी स्थानीय सरकारों का जिक्र है, तो आप कहिएगा, आप समझ लीजिए कि संविधान के भाग 9A में 12वां अनुसूची जोड़ दिया गया। अब 12वां अनुसूची जोड़ करके उसमें 1992 में संशोधन कर दिया गया, 74वां संविधान संशोधन। और इसी व्यवस्था में आपको शहरी स्थानीय सरकारों का संवैधानिक मान्यता दे दिया गया है। तो एक पंचायत को संवैधानिक मान्यता और एक शहरी स्थानीय सरकार को संवैधानिक मान्यता दे दी गई है। आपके भारत के संविधान की विशेषता है। आइए अब दूसरा चलते हैं, भारत के संविधान की क्या विशेषता है 17वां। तो इसको आप जानिए जरूर। तो ये सवाल आते हैं, हमेशा आएंगे। भाग 9 और अनुसूची 11 और 12 और संशोधन 73 और 74 को याद करिएगा। इससे हर परीक्षा में सवाल आते हैं, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। आप जिस उद्देश्य के लिए चले हैं वो उद्देश्य हमेशा पूरा होगा। आइए चलते हैं हम सहकारी समितियां। सहकारी समितियां सहकारी समितियां सहकारी समितियां यह भी भारतीय संविधान की विशेषता है। क्या है सहकारी समितियां? तो 97वां संविधान संशोधन 97वां संविधान संशोधन करके संविधान संशोधन करके 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में पास किया गया है। अधिनियम 2011 में 2011 ने सहकारी समितियों 2011 ने सहकारी समितियों ये करंट GS भी है, राज्य व्यवस्था भी है, GS भी है। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया है। दर्जा और संरक्षण प्रदान किया है और संरक्षण प्रदान किया है इस संदर्भ में किस संदर्भ में 97वां संशोधन अधिनियम 2011 ने सहकारी समितियों के संवैधानिक दर्जा और संरक्षण के संदर्भ में इस संदर्भ में
इस संदर्भ में इसने निम्न तीन परिवर्तन, इस संदर्भ में इसने तीन परिवर्तन किए हैं, तीन परिवर्तन किए हैं। पहला है इसने सहकारी समिति गठित करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया है। इसने सहकारी समिति गठन, सहकारी समिति, इसने सहकारी समिति गठन करने को मौलिक अधिकार बना दिया है। मौलिक अधिकार बना दिया है। मौलिक अधिकार बना दिया है। ये अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 19 में है। सहकारी समिति पहले मौलिक अधिकार नहीं था, लोग सहकारी समिति बनाते थे लेकिन वो फंडामेंटल राइट नहीं था। अब कोई सहकारी सहायता पहुंचाने वाले समिति गठित करते हैं और कोई रोकता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यह स्वतंत्रता का अधिकार है। तो आपको बताया था ना 14 से 18 तक समानता का अधिकार, और 19 से जो है 20 तक, 19 से और 19 से 21 तक, 23, 24, 19 से 22 तक आपको जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। इसी स्वतंत्रता के अधिकार में इसने सहकारी समिति गठित करने का मौलिक अधिकार बना दिया है। अब यह सहकारी समिति आप मौलिक अधिकार के रूप में अब जानिएगा। इसीलिए सहकारी समितियों का चुनाव होता है। दूसरा, इसने एक नया राज्य, दूसरा इसने एक नया राज्य, इसने एक नया राज्य, इसने एक नया राज्य, इसने एक नया राज्य का नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व, इसने एक नया राज्य का नीति निदेशक तत्व जोड़ा, और जोड़ा सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने के लिए। सहकारी समिति जोड़ा, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने के लिए, समितियों को प्रोत्साहन देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए। ठीक है, ये अनुच्छेद 43 के ठ में है। यह अनुच्छेद 43 के ठ में है, याद रखिएगा। तो 97वां संविधान, भारत के संविधान में 97वां संशोधन किया गया। किस वर्ष में? 2011 में। संशोधन का विषय वस्तु क्या था? सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और संरक्षण प्रदान किया गया। और इस संदर्भ में इसने 3 परिवर्तन किए। किस संदर्भ में? 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में 3 परिवर्तन किए। एक, इसने सहकारी समिति गठन करने को फंडामेंटल राइट बना दिया, जो भारत के अनुच्छेद 19 में जिक्र है। इसने एक नया राज्य का नीति निदेशक तत्व जोड़ा, और राज्य के नीति निदेशक तत्वों में एक नया राज्य का नीति निदेशक तत्व जोड़ा, जो सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुच्छेद 43 ठ में है। तो इसे याद करिएगा। पूछे कि नया राज्य के नीति निदेशक तत्व किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? बहुत कठिन सवाल है, बहुत लोग नहीं बता पाएंगे, बहुत लोग नहीं बता पाएंगे। इसलिए आप याद रखिएगा कि 97वां संविधान संशोधन 2011 में जो संशोधन किया गया, उस संशोधन में दूसरी बात है, राज्य के नीति निदेशक तत्व जो पहले था उसमें एक और जोड़ दिया गया, वो समितियों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुच्छेद 43 ठ है। अब आइए तीसरा क्या परिवर्तन किया? 97वां संविधान संशोधन
अनुच्छेद समितियां, इस संविधान में एक नया भाग, इसने संशोधन ने, इसने संविधान में एक नया भाग, एक नया भाग 9B जोड़ा, 9B जोड़ा सहकारी समितियां, द कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटी शीर्षक से अनुच्छेद 43, शीर्षक से अनुच्छेद 43 ZH से लेकर, याद करिएगा, अनुच्छेद 43 ZH से लेकर 243 है, 243 ZH से लेकर 243 ZT तक है, इसको याद करिएगा। अनुच्छेद 243 जेड से लेकर अनुच्छेद 243 जेड एच से लेकर अनुच्छेद 243 जेड टी तक, ये क्या है? ये नया भाग जोड़ा, और नया भाग में क्या है? सहकारी समिति है। तो सहकारी समिति कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 243 जेड एच से लेकर और जेड 243 टी तक है, याद करिएगा। 243 जेड जो है एच से लेकर अनुच्छेद 243 जेड टी तक है सहकारी समितियां। ये तीन बहुत बड़ा परिवर्तन है, इसको आप याद रखिएगा। अब बहुत इससे सवाल तो आना ही आना है, इसलिए सवाल आएगा कि पहले सहकारी समितियां, पहले जो संघ बनाता था लोग, एक सोसाइटी बनाता था लोग, तो उसे संवैधानिक मान्यता नहीं प्रदान था। लेकिन ये 97वां संविधान संशोधन करके 2011 में सहकारी समितियों को भी संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दिया गया। यह मौलिक अधिकार हो गया और इसने नया राजनीति निर्देशक तत्व में भी शामिल कर लिया गया। इसने संविधान में एक नया भाग 9B जोड़कर सहकारी समितियां दो कोऑपरेटिव सोसाइटी शीर्षक रखा गया। कहेगा तो इसका शीर्षक क्या है? तो कहिएगा द कोऑपरेटिव सोसाइटी शीर्षक है। यह किस अनुच्छेद में है? तो 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक है। ये बात है सहकारी समितियों के विषय में। तो आइए इस पर हमारे आईएएस में सवाल आ सकते हैं कि जो है नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 43 चाहे नीति निर्देशक तत्व में जो शब्द जोड़ा गया है वो कौन सा अनुच्छेद है जो नीति निर्देशक तत्व में नया शामिल हुआ है? और कब शामिल हुआ है? 2011 में शामिल हुआ है। कौन सा संविधान संशोधन करके हुआ है? तो 97वां संविधान संशोधन करके हुआ है। तो 97वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत करंट जीएस है, और ये सहकारी समितियों को मौलिक अधिकार देते हुए इन्हें द कोऑपरेटिव सोसाइटी शीर्षक दिया गया है। और ये अनुच्छेद 243 जेड से लेकर 243 जेड टी तक इसका पूरा जिक्र है। आइए इसके कुछ और तथ्य चलते हैं। आप
इसे जरूर याद करिएगा। ये 3 चीज मौलिक अधिकार हो गया, ये नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया और संविधान में नया भाग 9 भी जोड़ा गया जो सहकारी समिति द कोऑपरेटिव सोसाइटी शीर्षक है। यह अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक है। इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा, इससे भी सवाल आते हैं, आते नहीं आएंगे। आने वाले जो अभी परीक्षा हो रही है इसमें सवाल आना ही आना है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि मैं आपको सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ा रहा हूं। आप सिस्टमैटिक ढंग से पढ़िए, आप कहीं फेल नहीं करिएगा। नॉलेज इज द पावर, मैं बार बार बोलता हूं, ज्ञान ही शक्ति है। ठीक है, आइए नया भाग 9th बी जो है, नया भाग 9th बी जो है, नया भाग 9th बी के अंतर्गत, नया भाग 9th बी के अंतर्गत, नया भाग 9th बी के अंतर्गत अनेक ऐसे प्रावधानों के द्वारा, अनेक ऐसे प्रावधानों के द्वारा, अनेक ऐसे प्रावधानों के द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि सुनिश्चित किया गया है कि देश भर में सहकारी समितियां, देश भर में सहकारी समितियां, देश भर में सहकारी समितियां, स्वायत्त समितियां लोकतांत्रिक व्यवसायी स्वायत्त ढंग से तथा आर्थिक मजबूती के साथ कार्य करें, तथा आर्थिक मजबूती के साथ काम करें, काम करें। ये कहने का मतलब जो नया भाग 9th बी है, जो नया भाग 9th बी और जो है 9th बी और ये संविधान का नया भाग 9th बी के अंतर्गत अनेक ऐसे प्रावधान के द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि देश भर में सहकारी समितियां जो है लोकतांत्रिक, व्यवसायिक, स्वायत्त ढंग से तथा आर्थिक मजबूती के साथ काम करें। तो ये इसलिए इसको दिया गया है संवैधानिक दर्जा कि लोकतंत्र की नींव मजबूत हो और व्यवसाय की अभिवृद्धि हो और स्वायत्त ढंग से जब रहेंगे तब आर्थिक मजबूती होगी। इसी के लिए सहकारी समितियों को मान्यता दिया गया है। अब आइए, यह संसद को अंतरराज्य, यह संसद को अंतरराज्य सहकारी समितियों, संसद को अंतरराज्य सहकारी समितियों, यह संसद को अंतरराज्य सहकारी समितियों तथा राज्य विधायिकाओं को अन्य सहकारी समितियों के लिए, अन्य सहकारी समितियों के लिए
अन्य सहकारी समितियों के लिए उपयुक्त कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। उपयुक्त कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। शक्ति प्रदान करता है। तो जो नया भाग 9th B है, इसके अंतर्गत अनेक ऐसे प्रावधान है, बहुत प्रावधान, जब इसको पढ़िएगा डिटेल में तो के द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि देश भर में सहकारी समितियां, चाहे लोकतांत्रिक सहकारी समिति हो, चाहे व्यवसायिक लोकतांत्रिक समिति हो, स्वायत्त ढंग से, चाहे आर्थिक मजबूती के साथ काम करे, इसी के लिए बनाया गया है संवैधानिक प्रावधान। यह संसद को अंतरराज्य सहकारी समिति, संसद को अंतरराज्य, ई राज्य से ओ राज्य में कोई सहकारी समिति बनाता है, अंतरराज्य मानो ये एक राज्य से दूसरे राज्यों में भी सहकारी समितियां बन सकती है, उसका प्रभाव क्षेत्र होगा। सहकारी समितियों का राज्य विधायिकाओं, या राज्य की जो विधानमंडल, विधानसभा, विधायिका, उसमें जो विधानसभा और विधान परिषद और राज्यपाल मिलके राज्य की विधायिका बनाते हैं या संसद बनाते हैं, और केंद्र की संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति मिलकर बनाते हैं। तो उसी तरह से अन्य सहकारी समितियों के लिए उपयुक्त कानून बनाना, तो ये उपयुक्त कानून बनाएंगे कौन? संसद और राज्य की विधायिका, केंद्र की विधायिका और राज्य की विधायिका, इनको मजबूती देने के लिए, किनको? सहकारी समितियों को। तो ये आपका रहा भारतीय संविधान की विशेषता। आपकी भारतीय संविधान की पहचान 17 बिंदुओं पर की जा सकती है, मैं आपको बता दिया। कल मैं आपको बताऊंगा, अच्छाई तो बहुत होती है लेकिन कुछ बुराइयां भी होती है, तो कल से मैं भारतीय संविधान की कुछ आलोचना है उसको बताऊंगा। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आज मैं इस भारतीय संविधान की विशेषताओं को आपके समक्ष प्रस्तुत किया। इस भारतीय संविधान की विशेषताओं से आपको जो बहुत सवाल आएंगे, और जब यह बेस तैयार तो आगे का राज्य व्यवस्था तैयार। इसीलिए मैं आपको फोकस मारा हूं कि भारत के संविधान की विशेषता को जान जाइए। तो कल से मेरा लेक्चर होगा भारतीय संविधान की विशेषता, भारतीय संविधान की कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, उस पर प्रकाश डालेंगे। तो मेरे पाठकों से, मेरे इस लेक्चर के पाठकों से अनुरोध है कि सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर लिखें कि क्या कमियां हैं, अच्छाई है कि बुराई है, ये सब पर कमेंट लिखिएगा। तो कमेंट लिखने से ये होगा कि और प्योरिटी सामने आती रहेगी। धन्यवाद।